आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमय कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी रूह तक को कंपा देगी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी किस्मत एक रात में बदल गई, लेकिन जिस तरीके से बदली वो किसी सपने से कम और किसी दुःस्वप्न से ज़्यादा था। अगर आपको रहस्य, रोमांच और डर का तड़का पसंद है तो जल्दी से फुसफुसाहट को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर की रातें अक्सर थकी हुई लगती हैं, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो किसी की पूरी जिंदगी बदल देती हैं। आरव की जिंदगी भी ऐसी ही एक रात बदली थी। आरव मुंबई में रहने वाला एक सामान्य सा युवक, पढ़ा लिखा, समझदार, मेहनती, लेकिन महीनों से बेरोजगार। कॉलेज में टॉपर रहा था। सबको लगता था कि उसका भविष्य उज्जवल है, पर जिंदगी ने उसके साथ अजीब खेल खेला था। पिछले 6 महीनों में आरव ने 80 से ज़्यादा जगहों पर नौकरी के लिए अप्लाई किया था। कई जगह इंटरव्यू भी हुए, कुछ जगह तो फाइनल राउंड तक पहुंच गया था, पर हर बार आखिरी मोड़ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी। कभी कोई और कैंडिडेट चुन लिया जाता, कभी कहा जाता कि वैकेंसी भर गई, तो कभी बिना किसी कारण के सीधा रिजेक्शन मेल आ जाता। धीरे धीरे आरव की जेबें खाली होने लगी थीं। आत्मसम्मान टूटने लगा था। घर से ताने मिलते थे। पिता अब सीधे मुंह बात नहीं करते थे। माँ की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। दोस्त भी धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। ये शहर की सच्चाई थी और आरव इसे रोज़ महसूस कर रहा था। उस दिन शाम को आरव एक और इंटरव्यू देकर लौट रहा था। नवी मुंबई की एक कंपनी थी। 2 घंटे का सफ़र करके गया था। उम्मीद थी कि इस बार कुछ हो जाएगा, पर इंटरव्यू के अंत में HR ने वही घिसा पिटा जवाब दे दिया था, हम आपको कॉल करेंगे। आरव को पता था कि ये कॉल कभी नहीं आएगी। वापसी में लोकल ट्रेन पकड़ी। भीड़ थी, पर आरव का मन इतना भारी था कि वो किसी कोने में सिमट कर खड़ा रहा। स्टेशन आया, उतरा। अब उसे बस पकड़नी थी घर जाने के लिए, पर जेब में पैसे इतने कम बचे थे कि उसने सोचा कि पैदल ही चला जाए। कम से कम बस का किराया बच जाएगा। चलते चलते आरव बस स्टैंड के पास से गुजरा। देखा कि आखिरी बस अभी अभी निकल गई है था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 1-2 लोग थे जो अपनी अपनी टैक्सी या ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे। आरव एक खाली बेंच पर आकर बैठ गया। रात के 10:30 बज चुके थे। सर्दी की हवा चल रही थी। बस स्टैंड के ऊपर एक पुरानी पीली रोशनी वाली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, कभी जलती कभी बुझती। आसपास का माहौल बिल्कुल सुनसान था। दूर कहीं से किसी गाड़ी के जाने की आवाज़ आ रही थी, फिर वो भी गुम हो जाती। आरव ने अपना सिर हाथों में छिपा लिया। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। 6 महीने हो गए थे उसे नौकरी ढूंढते हुए। कितनी मेहनत की थी उसने पढ़ाई में। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आज यहां बैठकर अपने आप को असफल महसूस करे। क्या मैं इतना बेकार हूं? उसने खुद से पूछा। तभी एक हल्की सी आवाज आई, किसी कंगन या पायल की खनक जैसी, बहुत धीमी पर साफ। आरव ने सिर उठाया। उसके बिल्कुल बगल में उसी बेंच पर एक औरत बैठी थी। आरव चौंक गया। अभी तो यहाँ कोई नहीं था। ये औरत कहाँ से आई? उसे तो आहट तक नहीं हुई। ना कदमों की आवाज़, ना सांस की आवाज़, कुछ नहीं। वो औरत बेहद खूबसूरत थी। लगभग 30-35 साल की उम्र। साफ सुथरी सफ़ेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले थे जो हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसकी आंखें गहरी काली थीं, इतनी गहरी कि उनमें झांकना किसी अंधेरे कुएं में झांकने जैसा लग रहा था। आरव ने खुद को संभाला। शायद ये भी किसी बस का इंतज़ार कर रही है, उसने सोचा। माफ़ कीजिए, आरव ने कहा, मैंने आपको नहीं देखा। औरत ने सिर्फ मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान अजीब थी, सुकून देने वाली, पर साथ ही कहीं ना कहीं बेचैन भी करने वाली। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, उसने धीमी सधी हुई आवाज में कहा। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। अनजान लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं था,
खासकर इतनी रात को। पर वो औरत चुप नहीं रही। मैं जानती हूं, उसने कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। आरव ने उसकी तरफ देखा। ये औरत उसके बारे में कैसे जानती है? आपको कैसे पता? आरव ने सवाल किया। औरत ने फिर मुस्कुरा दी। किस्मत का खेल देखना मेरा काम है और मैं देख सकती हूं कि तुम्हारी किस्मत में अभी अंधेरा है। आरव को लगा कि ये औरत शायद कोई ज्योतिषी या तांत्रिक है। मुंबई में ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं जो लोगों की परेशानी देखकर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। मुझे इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है, आरव ने सख्त आवाज़ में कहा। विश्वास से क्या होता है? औरत ने जवाब दिया। सच तो सच है। तुम विश्वास करो या ना करो, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन वो रुकी। उसने आरव की आंखों में झांका। लेकिन क्या? आरव ने पूछा। लेकिन किस्मत बदली भी जा सकती है। आरव को हंसी आ गई। हाँ, मैं जानता हूं। आप मुझसे पैसे मांगेंगी, कोई पूजा करवाएगी, कोई ताबीज़ देंगी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। औरत ने सिर हिला दिया। मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रही हूं कि कल सुबह उठोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल चुकी होगी। आरव ने उसकी ओर घूर कर देखा। ये औरत किस बात का इतना यकीन से बोल रही है? बस इतना ही? आरव ने व्यंग्य से पूछा। कोई शर्त नहीं, कोई कीमत नहीं? औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। शर्त तो है, पर वो तुम्हें बाद में पता चलेगी, कहकर वो उठ खड़ी हुई। आरव भी उठा। उसे लगा कि ये बातचीत अब ख़त्म करनी चाहिए। ये औरत जो भी है, पागल तो है ही। ठीक है, थैंक यू, आरव ने कहा और दूसरी तरफ मुड़ने लगा। तभी उस औरत ने कहा, आरव। आरव रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने चौंक कर पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। आरव ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया। मैंने पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? औरत अब भी चुप थी। आरव ने ध्यान से उसे देखा, फिर उसकी नज़र नीचे गई। बस स्टैंड की पीली रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी साड़ी की परछाई ज़मीन पर पड़ रही थी, लेकिन उस औरत की परछाई नहीं थी। आरव की सांसें रुक गईं। उसने अपनी आंखें मलीं। शायद रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा है, पर नहीं, उसकी खुद की परछाई साफ दिख रही थी। बेंच की परछाई दिख रही थी, पर उस औरत की कोई परछाई नहीं थी। आरव की रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने सिर्फ इतना कहा, कल सुबह तुम्हें पता चल जाएगा। और फिर वो मुड़ी, धीरे धीरे चलते हुए अंधेरे में गुम हो गई। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, बस वो पायल की हल्की खनक गूंजती रही और फिर वो भी खत्म हो गई। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, बस स्टैंड बिल्कुल खाली था। वो औरत कहाँ गई? वो भागकर वहां से निकला। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, पर जो भी हुआ था वो सामान्य नहीं था। घर पहुंचकर आरव ने अपने छोटे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उसने अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। बार बार उस औरत का चेहरा, उसकी गहरी काली आंखें और वो मुस्कान, सब याद आ रहा था। कल सुबह उठोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल चुकी होगी। ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। आखिरकार थकान की वजह से उसकी आंख लग गई, पर उस रात उसने अजीब सपने देखे। सपने में वो फिर उसी बस स्टैंड पर था। वो औरत फिर उसके सामने खड़ी थी और इस बार वो हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो किसी की रूह तक को कंपा दे। अगली सुबह जब आरव की नींद खुली तो धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने घड़ी देखी, सुबह के 8:30 बज चुके थे। वो देर से उठा था, पर आज कोई फर्क नहीं पड़ता था। कहीं जाना भी तो नहीं था। उसने उठकर ब्रश किया और चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ा। तभी उसका फ़ोन बजा। अनजान नंबर था। आरव ने कॉल उठाई। हेलो। हेलो,
क्या मैं आरव शर्मा से बात कर रही हूँ? एक महिला की आवाज़ थी। बेहद प्रोफेशनल। जी, मैं आरव बोल रहा हूँ। सर, मैं नेक्स्टजेन सॉल्यूशंस की HR हेड बोल रही हूँ। आपने 3 महीने पहले हमारे यहाँ बिजनेस एनालिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। आरव को याद आया। हाँ, उसने अप्लाई किया था, पर कोई जवाब नहीं आया था। जी, मुझे याद है, आरव ने कहा। सर, एक्चुअली हमने एक और कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन वेरी फनी थिंग है, उस कैंडिडेट ने आज सुबह अचानक कॉल करके कहा कि वो ये जॉब नहीं ज्वाइन करना चाहते, पर्सनल रीजंस। तो हमने सोचा कि आपको एक मौका दें। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सच में हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसने उत्साह से कहा। ग्रेट, तो कल आप हमारे ऑफिस आ जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और हाँ, आपकी ज्वाइनिंग अगले हफ्ते से होगी। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर शर्मा। कॉल खत्म हो गई। आरव हाथ में फ़ोन लेकर खड़ा रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। 6 महीने बाद आखिरकार उसे नौकरी मिल गई थी। वो खुशी से चिल्लाना चाहता था, पर तभी उसे कल रात वाली औरत की बात याद आई। कल सुबह उठोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल चुकी होगी। एक ठंडा सा एहसास उसकी रीढ़ में दौड़ गया, पर उसने खुद को समझाया, ये बस संयोग है, ऐसा हो सकता है। वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन फिर बजा। इस बार एक और नंबर था। हेलो आरव भाई, मैं रोहित बोल रहा हूँ। याद हो, तुमने मेरे लिए 2 महीने पहले एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया था। हाँ रोहित, मुझे याद है। क्या हुआ? भाई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम्हें अब तक पेमेंट नहीं किया। एक्चुअली मेरे पास फंड्स नहीं थे, लेकिन आज मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है और उसका एडवांस आ गया। मैं आज शाम तक तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। रुपये 35,000। सॉरी फॉर द डिले ब्रो। आरव को फिर झटका लगा। रोहित ने महीनों से उसका पैसा नहीं दिया था। आरव ने हार मान ली थी और आज अचानक। कोई बात नहीं रोहित, थैंक यू, आरव ने कहा और कॉल काट दी। 2 खुशखबरी एक ही सुबह में। आरव को अजीब लगने लगा, पर वो खुद को समझाता रहा, ये बस कोइंसिडेंस है। उसने अपनी माँ को खुशखबरी सुनाई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पिता ने भी उसकी पीठ थपथपाई। घर में खुशी का माहौल था। दोपहर को आरव बाहर निकला। उसे कुछ ज़रूरी सामान लेना था। वो मार्केट की तरफ जा रहा था कि तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। एक शख्स गाड़ी से उतरा। वो 50-55 साल का था, सूट बूट में, बेहद इन्फ्लुएंशियल दिख रहा था। आप आरव शर्मा हैं? उसने पूछा। आरव चौंक गया। जी, मैं आरव हूं, लेकिन आप? मेरा नाम संजय मल्होत्रा है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं। मैंने आपके बारे में सुना है, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करें। इंटरेस्टेड हैं? आरव का दिमाग सुन्न हो गया। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? जी, मुझे सोचना होगा, आरव ने हकलाते हुए कहा। संजय मल्होत्रा ने मुस्कुराकर अपना कार्ड निकाला। कोई जल्दी नहीं, सोच लीजिए और मुझे कॉल कर दीजिए। ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। वो गाड़ी में बैठा और चला गया। आरव हाथ में कार्ड लेकर खड़ा रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सिर्फ 24 घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने अपने रूम में बैठकर सोचना शुरू किया। कल रात वो औरत, उसकी बातें और आज ये सब। क्या सच में कोई कनेक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बस संयोग है, आरव ने खुद को फिर समझाया। पर रात को जब वो सोने के लिए लेटा तो उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार उस औरत की आंखें याद आ रही थीं। वो गहरी काली आंखें जिनमें कोई परछाई नहीं थी। अगली सुबह आरव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना था। वो अपने कपड़े पहन रहा था कि तभी उसकी नज़र टीवी पर पड़ी।
माँ न्यूज़ देख रही थी। एक छोटी सी खबर चल रही थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 28 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार युवक डिप्रेशन का शिकार था। उसकी पहचान विक्रम सिन्हा के रूप में हुई है। विक्रम एक आईटी प्रोफेशनल था और हाल ही में एक बड़ी कंपनी में जॉब मिलने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश उसने वो जॉब छोड़ दी थी। आरव की सांसें रुक गईं। विक्रम सिन्हा, ये वही नाम था जिसने नेक्स्टजेन सॉल्यूशंस की जॉब छोड़ी थी। वही जॉब जो अब आरव को मिल गई थी। आरव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने टीवी की तरफ घूर कर देखा। खबर खत्म हो चुकी थी। माँ, ये क्या था? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। कुछ नहीं बेटा, एक बेचारा लड़का, पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया, माँ ने दुख से कहा। आरव चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। क्या ये सच में संयोग है? वो ऑफिस गया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, उसे स्वागत किया गया। सब कुछ सामान्य था, पर आरव के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने इंटरनेट पर विक्रम सिन्हा के बारे में सर्च किया। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स मिले, लेकिन किसी में भी ये नहीं लिखा था कि उसने आत्महत्या क्यों की। आरव ने अपना लैपटॉप बंद किया। उसे लग रहा था कि वो पागल हो रहा है, शायद ओवरथिंकिंग कर रहा है। पर उस रात जब वो सोने गया तो उसे फिर से वो सपना आया। बस स्टैंड, पीली रोशनी और वो औरत। इस बार वो औरत उसके बिल्कुल करीब आई। उसने आरव के कान में धीरे से कहा, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारा नहीं था। आरव चीखता हुआ उठ गया, पसीने से तरबतर था। उसने चारों तरफ देखा। अपने कमरे में था, सब सामान्य था, पर उसके कान में अभी भी वो आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारा नहीं था। आरव ने इसे शुरुआत में संयोग समझा, और शायद हम सब उसकी जगह होते तो वही करते, क्योंकि जब जिंदगी पहली बार मुस्कुराती है तो उसके दांतों में छिपा जहर नहीं दिखता। अगले कुछ हफ्तों में आरव की जिंदगी एक सपने की तरह चलने लगी। नेक्स्टजेन सॉल्यूशंस में उसकी पहली ही मीटिंग शानदार रही। उसने जो प्रेजेंटेशन दिया उसे देखकर सीनियर मैनेजमेंट भी इम्प्रेस हो गया। उसे तुरंत एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे दी गई। पहले महीने में ही आरव की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि उसे बोनस मिल गया। दूसरे महीने में उसे एक बड़े क्लाइंट के साथ डील फाइनलाइज करने का मौका मिला, और वो डील भी आरव ने क्रैक कर ली। कंपनी में सबकी नज़रें अब आरव पर थीं। कुछ लोग उससे खुश थे तो कुछ जेलस, पर आरव को फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना काम करना था। घर में भी माहौल बदल गया था। पिता अब गर्व से उसके बारे में बात करते थे। माँ की चिंता की लकीरें गायब हो गई थीं। रिश्तेदार भी अब रिस्पेक्ट से मिलने लगे थे। आरव को लगने लगा कि शायद उसका बुरा समय खत्म हो गया है, अब अच्छे दिन आ गए हैं। पर कुछ बातें, कुछ घटनाएं अभी भी उसे परेशान करती थीं। एक दिन ऑफिस में आरव को पता चला कि जिस क्लाइंट के साथ उसे डील फाइनलाइज करनी थी वो पहले किसी और कॉलीग के साथ डील करने वाला था। उस कॉलीग का नाम था राहुल मेहता। राहुल कंपनी का सबसे अनुभवी और टैलेंटेड पर्सन था। उसे ये डील मिलनी तय थी, पर मीटिंग से ठीक एक दिन पहले राहुल अचानक बीमार पड़ गया। उसे तेज़ बुखार आ गया, इतना तेज़ कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और उस मीटिंग में आरव को भेज दिया गया। आरव ने ये सुना तो उसे अजीब लगा, पर उसने सोचा ये तो हो सकता है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। फिर एक और घटना हुई। आरव के डिपार्टमेंट में एक सीनियर मैनेजर थे, अनिल गुप्ता। वो कंपनी में पिछले 10 सालों से थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, और उनकी नज़र आरव पर नहीं थी। वो चाहते थे कि आरव को जो प्रोजेक्ट दिया गया है वो उनके पसंदीदा कैंडिडेट को मिले। अनिल गुप्ता ने कई बार आरव के काम में दखल देने की कोशिश की। उन्होंने बॉस के सामने आरव की बुराई भी की, पर बॉस ने उनकी बात नहीं सुनी। और फिर एक दिन अचानक अनिल गुप्ता एक बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल में फंस गए। कंपनी के अकाउंट्स में कुछ इरेगुलरिटीज पाई गईं, और सारे सबूत अनिल गुप्ता की ओर इशारा कर रहे थे। उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया।
आरव जब ये सुना तो वो सन्न रह गया। अनिल गुप्ता जैसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन स्कैंडल में, ये कैसे संभव है? पर सबसे ज्यादा अजीब घटना तब हुई जब आरव के कॉलेज के दोस्त की बात सामने आई। आरव का एक बहुत करीबी दोस्त था, समीर। कॉलेज में दोनों साथ साथ पढ़ते थे। समीर आरव से भी ज़्यादा टैलेंटेड था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। आरव जब अनएम्प्लॉयड था तब समीर ही था जो उसका हौसला बढ़ाता था। कहता था, तेरा टाइम आएगा यार, बस धीरज रख। पर पिछले 2 महीनों में समीर से बात नहीं हुई थी। आरव ने कई बार कॉल किया पर समीर ने कभी उठाया नहीं। मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं आया। आरव को लगा कि शायद समीर बिजी होगा, पर फिर एक दिन उसे समीर के एक कॉमन फ्रेंड से पता चला समीर को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। वो अचानक डिप्रेशन में चला गया। उसने अपनी जॉब छोड़ दी। अब वो घर में बंद रहता है, किसी से बात नहीं करता। जब आरव को ये पता चला तो उसे झटका लगा। समीर जो हमेशा खुश रहता था, जो सबका हौसला बढ़ाता था, वो डिप्रेशन में। आरव ने समीर से मिलने की कोशिश की, पर समीर के घर वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि समीर किसी से मिलना नहीं चाहता। आरव उस दिन घर लौटा तो उसका दिल बहुत भारी था। उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। हर बार जब उसे कुछ अच्छा मिलता था, कोई न कोई अचानक परेशानी में पड़ जाता था। कभी बीमारी, कभी स्कैंडल, कभी मेंटल ब्रेकडाउन। क्या ये सब सच में कोइंसिडेंस है? उस रात आरव अपने ऑफिस की ग्लास वॉल के पास खड़ा था। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी। आरव सोच रहा था कि उसकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल गई है। तभी ग्लास में उसे एक रिफ्लेक्शन दिखी। उसके पीछे कोई खड़ा था। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर ग्लास की तरफ देखा। रिफ्लेक्शन अब भी थी, एक औरत की, सफ़ेद साड़ी में, लंबे काले बाल, और वो मुस्कुरा रही थी। वही औरत, बस स्टैंड वाली। आरव की सांसें रुक गईं। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। ग्लास में रिफ्लेक्शन अब भी थी। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने गहरी सांस ली, फिर आंखें खोलीं। रिफ्लेक्शन गायब हो चुकी थी। आरव ने अपना माथा पकड़ा। उसे लग रहा था कि वो पागल हो रहा है। स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। पर क्या सच में ये सब उसके दिमाग की उपज थी? वो घर लौटा। रात को सोने से पहले उसने अपने फ़ोन में विक्रम सिन्हा, राहुल मेहता, अनिल गुप्ता और समीर के नाम लिख लिए। 4 लोग, 4 अलग अलग घटनाएं, और सबका कनेक्शन सिर्फ एक था, आरव। उसे जब भी कुछ अच्छा मिला, इनमें से किसी न किसी के साथ कुछ बुरा हुआ। आरव ने अपनी डायरी बंद की। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। रात के 2 बज रहे थे। शहर सो चुका था। तभी उसे नीचे सड़क पर एक आकृति दिखाई दी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में। वो वहीं खड़ी थी और ऊपर आरव की ओर देख रही थी। आरव का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें मलीं, फिर नीचे देखा। औरत अब भी वहीं थी। उसकी मुस्कान अब पहले से ज़्यादा चौड़ी थी, और इस बार आरव सुन सकता था उसकी हंसी। एक हल्की, धीमी हंसी जो हवा में गूंज रही थी। आरव घबराकर अंदर भागा। उसने बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया, पर्दे खींच दिए, पर वो हंसी अभी भी सुनाई दे रही थी। अगले कुछ दिनों में आरव ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने अपने दिमाग को ये विश्वास दिलाया कि जो कुछ भी वो देख रहा है वो सिर्फ स्ट्रेस और प्रेशर का नतीजा है। नई नौकरी, नई जिम्मेदारियां और पुरानी निराशा का प्रभाव, इन सब की वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहे हैं। पर दिल के किसी कोने में वो जानता था कि ये सच नहीं है। एक शाम आरव ऑफिस से मेट्रो से घर लौट रहा था। भीड़ थी, लोग अपने अपने फ़ोन में व्यस्त थे। आरव भी एक कोने में खड़ा होकर अपनी ईमेल्स चेक कर रहा था। तभी मेट्रो एक स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले, कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े। आरव ने ऊपर नज़र उठाई और उसकी सांसें अटक गईं।
प्लेटफॉर्म पर भीड़ के बीच वही औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। उसकी नज़रें सीधे आरव पर थीं और वो मुस्कुरा रही थी। आरव ने तुरंत अपनी जगह से हिलने की कोशिश की। उसे लगा कि वो उतरकर उस औरत के पास जाएगा और सीधे पूछेगा, तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? पर तभी मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए। गाड़ी चल पड़ी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी और इस बार उसने आरव की ओर हाथ हिलाया, जैसे किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रही हो। आरव का पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। बगल में खड़े एक शख्स ने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप ठीक तो हैं? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ठीक हूँ। पर वो ठीक नहीं था। अगले दिन ऑफिस में आरव की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। वो कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेजेंटेशन दे रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। क्लाइंट इम्प्रेस हो रहे थे, बॉस खुश थे। तभी आरव की नज़र कॉन्फ्रेंस रूम की खिड़की पर पड़ी। खिड़की के बाहर दूसरी बिल्डिंग की छत पर वो औरत खड़ी थी। इस बार उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, उसके बाल भी। पर अजीब बात यह थी कि हवा का कोई झोंका महसूस नहीं हो रहा था। आरव की आवाज़ अटक गई। वो अपनी प्रेजेंटेशन के बीच में रुक गया। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। आरव, सब ठीक है? बॉस ने पूछा। आरव ने फिर खिड़की की तरफ देखा। वो औरत गायब हो चुकी थी। जी सर, सॉरी, बस थोड़ा। आरव ने खुद को संभाला। कहाँ था मैं? हाँ, तो ये क्वार्टरली प्रोजेक्शन। उसने किसी तरह अपनी प्रेजेंटेशन पूरी की, पर उसका दिमाग कहीं और था। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव वॉशरूम में गया। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। आईने में अपने आप को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। वो ठीक से सो नहीं पा रहा था। मैं पागल नहीं हो रहा, उसने खुद से कहा। ये सब सच है, वो औरत सच में है। पर सवाल ये था, वो कौन है और क्या चाहती है? शाम को आरव ने तय किया कि वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर कुछ काम करेगा। घर जाने का मन नहीं था। उसे डर लग रहा था कि घर में अकेले होने पर वो औरत फिर दिखाई देगी। कॉफ़ी शॉप शांत था। कुछ लोग लैपटॉप पर काम कर रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे। आरव ने एक कोने की सीट ली, खिड़की के पास। उसने अपना लैपटॉप खोला और काम में खो जाने की कोशिश की। पर कुछ देर बाद उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से ऊपर नज़र उठाई। खिड़की के बाहर, सड़क के उस पार, एक पेड़ के नीचे वो औरत खड़ी थी। इस बार वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही थी, वो आरव को देख रही थी, एकटक, बिना पलक झपकाए। आरव ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया, पैसे दिए और बाहर निकल गया। उसने सड़क पार की और उस पेड़ की तरफ भागा। पर जब वो वहाँ पहुँचा, वो औरत वहाँ नहीं थी। आरव ने चारों तरफ देखा। सड़क, दुकानें, लोग, सब सामान्य था, पर वो औरत कहीं नहीं दिख रही थी। मैं पागल नहीं हूँ, आरव ने खुद से फिर कहा। मैंने उसे देखा था, वो वहीं खड़ी थी। एक बूढ़ी औरत जो पास से गुजर रही थी, उसने आरव को देखा और पूछा, बेटा तुम ठीक हो? किससे बात कर रहे हो? आरव ने महसूस किया कि वो जोर से बोल रहा था। कुछ नहीं, मैं बस। वो बूढ़ी औरत सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। शायद उसे लगा कि ये लड़का नशे में है। आरव घर की तरफ चल पड़ा, पर हर कुछ कदमों पर वो पीछे मुड़कर देखता था। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात को जब वो अपने कमरे में लेटा तो उसकी बालकनी की खिड़की खुली थी। हल्की ठंडी हवा आ रही थी। आरव ने खिड़की बंद करने के लिए उठा, पर जैसे ही वो बालकनी में आया, उसे लगा कि कोई वहाँ खड़ा है। अंधेरे में, कोने में एक आकृति। आरव ने तुरंत लाइट जलाई। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ उसके कपड़े सूखने के लिए टंगे थे। आरव ने राहत की सांस ली। उसने खिड़की बंद की और अंदर आ गया। पर जब वो बेड पर लेटा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो। आरव,
उसने तुरंत उठकर चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी। आरव, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? आरव ने कमरे की हर जगह चेक की, कबर्ड, बाथरूम, बेड के नीचे, कहीं कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज़ आती रही। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। आरव ने अपने कान बंद कर लिए, पर आवाज़ अब उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, और फिर एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। आरव की आंखें खुल गईं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो औरत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि आरव उसकी सांसें महसूस कर सकता था। पर अजीब बात ये थी, वो सांस ले नहीं रही थी, बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कोई मूर्ति हो। तुम कौन हो? आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा। औरत ने मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी, पर साथ ही इतनी भयानक भी। मैं तुम्हारा भाग्य हूँ आरव, उसने कहा। मैं तुम्हारी किस्मत हूँ। नहीं, आरव ने सिर हिलाया। तुम भूत हो, तुम असली नहीं हो। औरत ने धीरे से आरव के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। असली या नकली, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा। तुम्हें जो मिला है वो तो असली है ना? तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी सफलता, सब असली है। आरव ने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर उसका हाथ बिल्कुल नहीं हिला। तुमने मुझे नौकरी नहीं दी, आरव ने कहा। मैंने खुद से। औरत ने उसकी बात बीच में काटी। तुमने खुद से? सच में? उसने हंसकर कहा। विक्रम सिन्हा को याद है, जिसने जॉब छोड़ दी और आत्महत्या कर ली? राहुल मेहता को याद है, जो अचानक बीमार पड़ गया? अनिल गुप्ता को याद है, जो स्कैंडल में फंस गया? और समीर, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, जो अब मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार है? आरव की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये सब कोइंसिडेंस था। कोइंसिडेंस? औरत ने ठहाका लगाया। कितने कोइंसिडेंस आरव? कितने लोगों को और तबाह होते देखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा। तुम क्या चाहती हो मुझसे? आरव ने चिल्लाकर पूछा। औरत ने उसके कान में फुसफुसाया। मैं कुछ नहीं चाहती, मैंने बस तुम्हें वो दिया जो तुम चाहते थे। सफलता, पैसा, सम्मान, और बदले में क्या? आरव ने पूछा। बदले में मैंने तुम्हारी चाहत ली, औरत ने कहा। तुम्हें नौकरी नहीं मिली आरव, तुम्हें भाग्य मिला है, और भाग्य कभी मुफ्त नहीं आता। कहकर वो गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, पर उस औरत के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम्हें नौकरी नहीं मिली, तुम्हें भाग्य मिला है। आरव उस रात सो नहीं पाया। वो अपने बेड पर बैठा रहा, लाइट्स जलाए रखीं। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने आंखें बंद की तो वो औरत फिर आएगी। सुबह होने तक वो वैसे ही बैठा रहा, और जब धूप निकली तो उसे थोड़ा सुकून मिला। पर अब आरव जान चुका था, वो औरत सिर्फ रातों में नहीं आती, वो हर जगह है, हर वक्त। बस दिखती तब है जब उसे दिखना होता है। उस दिन के बाद आरव ने पहली बार अपनी सफलता को शक की नज़र से देखना शुरू किया। लेकिन तब तक उसकी ज़िंदगी इतनी ऊपर जा चुकी थी कि नीचे उतरना आसान नहीं था। अगले कुछ हफ्तों में आरव की ज़िंदगी और भी तेज़ी से बदलने लगी। उसे एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिला। फिर प्रमोशन की खबर आई। सिर्फ 3 महीने में आरव को सीनियर एनालिस्ट बना दिया गया। ये असामान्य था। कोई भी कंपनी इतनी जल्दी प्रमोशन नहीं देती। पर आरव की परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि मैनेजमेंट को कोई विकल्प नहीं दिखा। प्रमोशन के साथ आरव की सैलरी 2 गुनी हो गई। उसे एक बेहतर कैबिन मिला, अपनी टीम मिली, और शहर में एक नया बड़ा फ्लैट लेने के लिए पैसे भी आ गए। आरव के पिता को गर्व हो रहा था, माँ खुश थी। रिश्तेदार अब उससे सलाह लेने आने लगे थे। पर आरव के अंदर एक डर बैठ गया था। एक ऐसा डर
जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हर बार जब उसे कुछ अच्छा मिलता कोई न कोई तबाह हो जाता था। प्रमोशन मिलने के 2 दिन बाद आरव को पता चला कि उसके एक कॉलीग प्रिया शर्मा को वो प्रमोशन मिलना था। प्रिया कंपनी में 5 साल से थी। उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज और डेडिकेशन सबसे बेहतर था। मैनेजमेंट ने उसे ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया था, पर प्रमोशन से ठीक 1 दिन पहले प्रिया के साथ एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी कार से ऑफिस जा रही थी, तभी एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि प्रिया के दोनों पैर बुरी तरह घायल हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे चलने में महीनों लग जाएंगे। आरव जब ये सुना तो वो सन्न रह गया। उसे हॉस्पिटल में प्रिया से मिलने गया। प्रिया व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ ही एक अजीब सी निराशा भी। कांग्रेचुलेशंस आरव, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें प्रमोशन मिल गया। आरव को कुछ कहते नहीं बना। उसके गले में कुछ अटक गया था। मुझे लगा था कि ये मेरा टाइम था, प्रिया ने आगे कहा। 5 साल, इतने साल मेहनत की, पर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आरव उस दिन हॉस्पिटल से निकला तो उसका मन बहुत भारी था। प्रिया की वो निराश आंखें, वो टूटी हुई आवाज, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या ये सच में कोइंसिडेंस था, या उसने अपना सिर झटका? नहीं, वो ऐसा नहीं सोच सकता। एक्सीडेंट तो हो जाते हैं, ये उसकी गलती नहीं है, पर दिल के किसी कोने में वो जानता था कि ये झूठ है। अगले कुछ दिनों में आरव ने अपने नए फ्लैट में शिफ्ट करने का सोचा। उसने एक बढ़िया लोकेलिटी में एक 2 BHK फ्लैट देखा था। थोड़ा महंगा था, पर अब उसके पास पैसे थे। उसने एडवांस पेमेंट दे दी और फ्लैट बुक करवा लिया। पर जिस दिन उसे फ्लैट की कीज मिलने वाली थीं, उसके कॉलेज के एक और दोस्त की बुरी खबर आई। आरव का एक फ्रेंड था, अर्जुन। वो एक स्टार्टअप में काम कर रहा था। पिछले 2 सालों से उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अर्जुन ने बड़े इन्वेस्टर्स से फंडिंग भी ली थी, पर अचानक अर्जुन का स्टार्टअप डूब गया। एक बड़ा क्लाइंट उसका पेमेंट लेकर भाग गया। इन्वेस्टर्स ने पैसे वापस मांग लिए और कुछ ही दिनों में अर्जुन बैंकरप्ट हो गया। जब आरव को ये पता चला तो उसे अर्जुन ने खुद कॉल किया। यार, सब खत्म हो गया, अर्जुन ने रोते हुए कहा। 2 साल की मेहनत सब बर्बाद। मैं कर्ज में डूब गया हूँ। मेरी शादी भी टूट गई। मेरी फियांसे ने मुझे छोड़ दिया। आरव सुनता रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तुम तो अच्छे हो यार, अर्जुन ने कहा। तुम्हारी तो लाइफ सेट हो गई, बड़ी कंपनी, अच्छी सैलरी, प्रमोशन। काश मेरे साथ भी ऐसा होता। कॉल खत्म होने के बाद आरव ने अपना फ़ोन नीचे रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। एक और इंसान बर्बाद हो गया। और सबसे डरावनी बात, सब उसके करीबी लोग थे। उसके फ्रेंड्स, कॉलीग्स, वो लोग जो किसी न किसी तरह उससे बेहतर थे या उसकी जगह कुछ हासिल कर सकते थे। आरव ने अपनी डायरी निकाली। उसमें अब तक के नाम लिखे थे। विक्रम सिन्हा आत्महत्या, राहुल मेहता अचानक बीमारी, अनिल गुप्ता फाइनेंशियल स्कैंडल, समीर मेंटल ब्रेकडाउन, प्रिया शर्मा एक्सीडेंट, फिजिकली डिसेबल्ड अर्जुन बैंकरप्ट। 6 लोग, 6 अलग अलग तरीकों से बर्बाद, और सबका कनेक्शन सिर्फ एक था, आरव की सफलता। आरव ने डायरी बंद की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा। मैं लोगों को बर्बाद कर रहा हूं, सिर्फ अपनी सफलता के लिए? पर सवाल ये था, वो कैसे रोके? और क्या ये सब सच में उसकी वजह से हो रहा है? उस रात जब आरव अपने पुराने फ्लैट में सोने गया तो उसे फिर वो औरत दिखाई दी। इस बार वो उसके सामने बैठी थी, बेड के किनारे पर, बिल्कुल शांत, जैसे कोई पुरानी दोस्त हो। तुम परेशान लग रहे हो आरव, उसने कहा। आरव ने उससे नजरें मिलाईं। इस बार उसे डर नहीं लग रहा था, बस गुस्सा आ रहा था। तुमने उन सबको बर्बाद किया, आरव ने कहा। मेरे फ्रेंड्स को, मेरे कॉलीग्स को, सबको। औरत ने सिर हिलाया। मैंने नहीं आरव, तुमने किया। मैंने?
आरव ने हैरानी से पूछा। हाँ, औरत ने कहा। तुमने चाहा कि तुम्हें नौकरी मिले तो विक्रम को जाना पड़ा। तुमने चाहा कि क्लाइंट डील तुम्हें मिले तो राहुल को बीमार पड़ना पड़ा। तुमने चाहा कि प्रमोशन तुम्हें मिले तो प्रिया को एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ा। नहीं, आरव ने चिल्लाकर कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि किसी को नुकसान पहुंचे। औरत ने मुस्कुरा दी। तुमने शब्दों से नहीं चाहा, तुमने दिल से चाहा। जब तुम रात को बस स्टैंड पर बैठे थे, तुम्हारी निराशा, तुम्हारी हताशा, तुम्हारी चाहत, वो सब इतनी गहरी थी कि मैं उसे महसूस कर सकती थी। तुमने मुझसे मेरी इजाज़त नहीं ली, आरव ने कहा। इजाज़त? औरत ने हंसकर कहा। तुम्हारी चाहत ही इजाज़त थी आरव। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैंने तुम्हारी चाहत ली। अब तुम जो चाहोगे वही होगा। आरव को लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। यानी अगर मैं अब भी कुछ चाहूंगा तो किसी और को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, औरत ने कहा। यह सौदा है आरव, किस्मत का सौदा। तुम्हें जो मिलता है वो किसी और से छीना जाता है। आरव को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके ऊपर गिर रही है। मैं ये नहीं चाहता, उसने कहा। मैं ये सब वापस कर दूंगा। मेरी नौकरी ले लो, मेरा पैसा ले लो, सब ले लो, बस इन लोगों को बचा लो। औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। तुम वापस कर सकते हो, उसने कहा, पर जो हो चुका है वो तो ठीक नहीं हो सकता। विक्रम वापस नहीं आएगा, प्रिया फिर से चल नहीं पाएगी, अर्जुन का बिजनेस वापस नहीं आएगा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर मैं क्या करूं? औरत उठी। उसने आरव के सिर पर हाथ रखा। उसका स्पर्श अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। तुम जीते रहो, उसने कहा। अपनी सफलता का मजा लो, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। कहकर वो गायब हो गई। आरव वहीं बैठा रहा, रोता रहा। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे बाहर निकलना असंभव है। अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके लिए एक कुरियर आया है। आरव ने कुरियर खोला। अंदर एक एनवलप था। उसमें एक पेज था, लाल स्याही से लिखा हुआ, तुम जितना ऊपर जाओगे उतने लोग नीचे गिरेंगे। आरव ने वो पेज फाड़कर फेंक दिया, पर वो शब्द उसके दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गए थे। सच्चाई हमेशा एक झटके में नहीं खुलती। कभी कभी वो छोटे छोटे हादसों, अधूरी बातों और डरावनी समानताओं में सामने आती है। अगले कुछ हफ्तों में आरव ने अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश की। उसने सारी घटनाओं को, सारे कोइंसिडेंसेस को, सारे पैटर्न्स को एक साथ जोड़ना शुरू किया। उसने एक नोटबुक ली और उसमें सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। कब किसे क्या हुआ, कब उसे क्या मिला, टाइमलाइन क्या थी, कनेक्शन क्या था। और जैसे जैसे वो लिखता गया, एक डरावना पैटर्न उभर कर सामने आने लगा। हर बार जब उसे कुछ मिला था, ठीक उससे 24 से 48 घंटे पहले किसी न किसी के साथ कुछ बुरा हुआ था। विक्रम सिन्हा ने जॉब छोड़ी। अगले दिन आरव को वो जॉब मिली, राहुल मेहता बीमार पड़ा। अगले दिन आरव को क्लाइंट डील मिला, प्रिया शर्मा का एक्सीडेंट हुआ। 2 दिन बाद आरव को प्रमोशन मिला। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक सिस्टम था, एक पैटर्न, एक कर्स। आरव ने गहरी सांस ली। उसे किसी से मदद लेनी होगी, पर किससे? कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा? उसे याद आया कि उसके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर मल्होत्रा। वो ओकल्ट स्टडीज़ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते थे। लोग उन्हें थोड़ा अजीब समझते थे, पर वो बहुत नॉलेजेबल थे। आरव ने डॉक्टर मल्होत्रा को कॉल किया, उनसे मिलने का टाइम लिया। अगले दिन आरव उनके घर पहुंचा। डॉक्टर मल्होत्रा अब रिटायर हो चुके थे। वो एक पुराने इलाके में रहते थे। उनका घर किताबों से भरा हुआ था, हर तरफ किताबें ही किताबें। क्या? मुझे एक किताब दिखानी है तुम्हें, उन्होंने कहा। वो उठे और एक पुरानी मोटी किताब निकाली। उसके पेजेस पीले पड़ चुके थे। ये किताब है इंडियन ओकल्ट एंटिटीज़ के बारे में, डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा। इसमें कई तरह की सुपरनैचुरल बीइंग्स के बारे में लिखा है। देवता,
राक्षस, पिशाच और यक्षिणी। यक्षिणी? आरव ने पूछा। हाँ, डॉक्टर मल्होत्रा ने किताब खोली। यक्षिणी एक प्रकार की सुपरनैचुरल एंटिटी होती है। ये बहुत खूबसूरत होती हैं और बहुत खतरनाक भी। उन्होंने एक पेज पर फिंगर रखी। वहाँ एक इलस्ट्रेशन थी, एक सुंदर औरत की, लंबे काले बाल, गहरी आंखें, सफ़ेद कपड़े। आरव की सांसें रुक गईं। ये तो वही औरत थी। ये वही है, आरव ने कांपती आवाज़ में कहा। डॉक्टर मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मुझे लगा था, तुम्हारी बात सुनकर मुझे पहले से ही शक था। उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया। यक्षिणी एक ऐसी एंटिटी है जो इंसानों के भाग्य से खेलती है। ये उन लोगों को चुनती है जो निराश हैं, टूटे हुए हैं और डेस्परेटली कुछ चाहते हैं। फिर ये उन्हें वो चीज़ दे देती है, पर बदले में किसी और की किस्मत छीन लेती है। लेकिन क्यों? आरव ने पूछा। ये ऐसा क्यों करती है? क्योंकि ये एंटिटीज़ इंसानों की चाहत, डेस्परेशन और गिल्ट को खाती हैं, डॉक्टर मल्होत्रा ने समझाया। जब कोई इंसान किसी और की बर्बादी से सफल होता है तो उसके अंदर गिल्ट पैदा होता है और वो गिल्ट यक्षिणी का भोजन बनता है। आरव को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। तो मैं सिर्फ एक शिकार हूँ? उसने पूछा। हाँ, डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा। और सबसे बुरी बात यह है कि जितना तुम सफल होगे उतना ही ज़्यादा गिल्ट तुम्हारे अंदर बनेगा और उतनी ही ताकतवर यक्षिणी होती जाएगी। तो मैं क्या करूं? आरव ने डेस्परेटली पूछा। मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? डॉक्टर मल्होत्रा ने किताब बंद की। बहुत मुश्किल है। यक्षिणी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक तरीका है। कौन सा? तुम्हें वो सब वापस करना होगा जो तुम्हें मिला है, डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा। नौकरी छोड़नी होगी, पैसे वापस करने होंगे, फ्लैट छोड़ना होगा, सब कुछ। सिर्फ इतना ही? आरव ने पूछा। नहीं, डॉक्टर मल्होत्रा ने सिर हिलाया। और एक शर्त है, तुम्हें खुद को पूरी तरह से सरेंडर करना होगा। अपनी सारी चाहतें छोड़नी होंगी, अपने सारे एम्बिशंस को त्यागना होगा। तुम्हें वापस उसी स्थिति में जाना होगा जहां तुम उस रात थे, जब तुम बस स्टैंड पर बैठे थे। आरव चुप रह गया। ये इतना आसान नहीं था। अपनी सारी सफलता छोड़ना, अपने परिवार की खुशी छोड़ना, अपने सपने छोड़ना। और अगर मैं ऐसा नहीं करूं? उसने पूछा। डॉक्टर मल्होत्रा ने उसकी आंखों में देखा। तो तुम्हारे आसपास के लोग एक एक करके बर्बाद होते रहेंगे। तुम सफल होते रहोगे, पर तुम्हारे हाथ खून से सने होंगे। भले ही तुमने किसी को अपने हाथों से नहीं मारा होगा, पर तुम जिम्मेदार होगे। आरव उस दिन डॉक्टर मल्होत्रा के घर से निकला तो उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। घर जाते वक्त वो सोचता रहा, क्या वो सच में सब कुछ छोड़ सकता है? क्या वो वापस उसी गरीबी में जा सकता है? क्या वो अपने परिवार की खुशी को छीन सकता है? पर दूसरी तरफ, क्या वो और लोगों को बर्बाद होते देख सकता है? वो घर पहुंचा तो उसकी माँ खाना बना रही थी। पिता अखबार पढ़ रहे थे। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था। आरव, तुम कहाँ थे? माँ ने पूछा। बस एक फ्रेंड से मिलने गया था, आरव ने कहा। अच्छा सुनो, पिता ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। बहुत अच्छा परिवार है, लड़की भी पढ़ी लिखी है। अगले हफ्ते उनसे मिलोगे? आरव को लगा जैसे उसके सीने में चाकू घुस गया हो। रिश्ता, शादी, परिवार, सब कुछ आगे बढ़ रहा था और वो, हाँ पापा, उसने किसी तरह कहा, मिल लूँगा। रात को जब वो सोने गया तो उसने अपनी फ़ोटो देखी जो उसने कुछ दिन पहले खिंचवाई थी। फॉर्मल सूट में, मुस्कुराता हुआ, कॉन्फिडेंट। उसने फ़ोटो को ध्यान से देखा और फिर उसकी रीढ़ में एक ठंडा झटका लगा। फ़ोटो में उसके पीछे एक धुंधली सी आकृति थी, बहुत हल्की, पर अगर ध्यान से देखो तो साफ दिख रही थी। वही औरत सफ़ेद साड़ी में आरव के ठीक पीछे खड़ी। आरव ने फ़ोटो फेंक दी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो औरत
हमेशा उसके साथ थी, हर जगह, हर वक्त। और अब आरव को समझ आ गया था, वो उससे कभी छूट नहीं सकती जब तक वो खुद कुछ नहीं करता। अब डर बाहर नहीं था, अब वो आरव के भीतर उतर चुका था। क्योंकि इंसान तब सबसे ज़्यादा टूटता है जब उसे अपनी ही चाहतों से डर लगने लगे। अगले कुछ दिनों में आरव ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वो सब कुछ छोड़ देगा, नौकरी, पैसा, सफलता, सब कुछ। वो अपने बॉस के पास गया, चेंबर में घुसा और कहा, सर, मुझे रिज़ाइन करना है। बॉस चौंक गए। क्या, रिज़ाइन? लेकिन क्यों आरव? तुम तो हमारे बेस्ट एम्प्लॉयज़ में से एक हो, अभी अभी तो प्रमोशन मिला है तुम्हें। सर, पर्सनल रीजंस हैं, आरव ने कहा। पर्सनल रीजंस? बॉस ने हैरानी से पूछा। आरव, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सर, आरव ने सिर हिलाया, ये डिसीजन फाइनल है। बॉस ने कुछ देर उसकी तरफ देखा, फिर बोले, ठीक है, अगर तुम्हारा यही डिसीजन है, पर नोटिस पीरियड तो देना होगा, कम से कम 1 महीना। जी सर, आरव ने कहा। वो चेंबर से बाहर निकला। उसे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, कम से कम उसने पहला कदम उठा दिया था। पर जैसे ही वो अपनी कैबिन की तरफ बढ़ा, उसे अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ, तेज दर्द, जैसे कोई उसके दिल को निचोड़ रहा हो। वो रुक गया। उसने अपना सीना पकड़ा। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आरव, तुम ठीक हो? एक कॉलीग ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, आरव ने किसी तरह कहा। पर वो ठीक नहीं था। दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएगी। वो किसी तरह अपनी कैबिन में पहुंचा, चेयर पर बैठ गया, पानी पिया। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, उसके कान में फुसफुसाती हुई, तुम मुझसे भाग नहीं सकते आरव। आरव ने चारों तरफ देखा, कैबिन खाली थी। मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था, आवाज़ फिर आई। मैंने तुम्हारी चाहत ली थी, अब तुम चाहोगे तो वही होगा। आरव को समझ आ गया, यक्षिणी ने सिर्फ उसकी बाहरी सफलता पर कंट्रोल नहीं किया था, उसने उसकी चाहतों पर कंट्रोल किया था, उसकी डिज़ायर्स पर, उसकी एम्बिशंस पर। और अब अगर वो रिज़ाइन करने की कोशिश करेगा तो उसके शरीर पर असर होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। आरव ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि शायद ये सिर्फ एक वार्निंग थी। अगर वो अपने डिसीजन पर टिका रहा तो सब ठीक हो जाएगा। पर अगले कुछ दिनों में चीज़ें और ख़राब होने लगीं। हर बार जब वो रिज़ाइन के बारे में सोचता, उसे तेज सिरदर्द होने लगता। जब वो अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करने लगता, उसकी उंगलियां कांपने लगतीं। जब वो बॉस से बात करने जाता, उसे चक्कर आने लगते। ये सिर्फ फिज़िकल नहीं था, ये साइकोलॉजिकल भी था। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती रहती, तुम्हें ये सब चाहिए, तुम्हें सफलता चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम नहीं छोड़ सकते। एक हफ्ते बाद आरव डॉक्टर मल्होत्रा के पास फिर गया। उसने सारी बात बताई। सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आरव ने कहा, पर मैं नहीं कर पा रहा, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा है। डॉक्टर मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मैं जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। यक्षिणी ने सिर्फ तुम्हारी किस्मत नहीं बदली है आरव, उसने तुम्हारी इच्छा शक्ति पर कब्जा कर लिया है। तो फिर मैं क्या करूं? आरव ने डेस्परेटली पूछा। तुम्हें और मजबूत होना होगा, डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा। दर्द सहना होगा, तकलीफ उठानी होगी, क्योंकि यक्षिणी तुम्हें डरा रही है, तुम्हें रोक रही है। पर अगर तुम हार मान गए तो तुम हमेशा के लिए उसके जाल में फंस जाओगे। आरव उस दिन घर लौटा तो उसका मन बहुत भारी था। उसे लग रहा था कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो वो जीत नहीं सकता। रात को उसकी माँ ने उसे बताया कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, चक्कर आ रहे थे। आरव तुरंत माँ को हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने चेक किया, टेस्ट्स हुए। आपकी माँ बिल्कुल ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा। कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, शायद स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है। पर आरव जानता था कि ये स्ट्रेस नहीं था, ये यक्षिणी थी।
वो उसकी माँ को निशाना बना रही थी, उसे डरा रही थी। घर लौटते वक्त माँ ने आरव से कहा, बेटा तुम परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? आरव ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ माँ का हाथ पकड़कर बैठा रहा। उस रात जब वो सोने गया तो यक्षिणी फिर आई। इस बार वो और भी करीब थी, बिल्कुल आरव के बगल में लेटी हुई, जैसे कोई प्रेमिका हो। तुम मुझसे लड़ रहे हो, उसने धीरे से कहा। क्यों? आरव ने उससे नजरें मिलाईं। क्योंकि मैं और लोगों को बर्बाद नहीं होते देख सकता। यक्षिणी ने मुस्कुरा दी। लोग? कौन से लोग? वो लोग जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं थे, वो लोग जो तुम्हें रिजेक्ट करते रहे, वो लोग जिन्होंने तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की। फिर भी, आरव ने कहा, वो इनोसेंट हैं, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इनोसेंट? यक्षिणी ने हंसकर कहा। कोई इनोसेंट नहीं होता आरव, हर कोई अपनी सफलता के लिए कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करता है। तुमने सिर्फ वो किया जो हर कोई करना चाहता है। तुमने किसी और की किस्मत ली, तो क्या हुआ? मैंने नहीं ली, आरव ने कहा, तुमने ली। मैंने तुम्हारी चाहत पूरी की, यक्षिणी ने कहा, बाकी सब तुम्हारी ही डिजायर का नतीजा है। आरव चुप रह गया। उसे पता था कि यक्षिणी सही कह रही थी, उसकी चाहत ही सब कुछ का कारण थी। तुम जानते हो क्या होगा अगर तुम सब छोड़ दोगे? यक्षिणी ने पूछा। क्या? आरव ने कहा। तुम्हारी माँ बीमार पड़ जाएगी, यक्षिणी ने कहा। तुम्हारे पिता को हार्ट अटैक आ सकता है। तुम्हारे परिवार की खुशी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो तुम्हारी सफलता के आदी हो चुके हैं, और अगर वो गई तो वो टूट जाएंगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, यक्षिणी ने कहा, मैं सच बोल रही हूं और तुम भी ये जानते हो। कहकर वो गायब हो गई। आरव उस रात सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, क्या सच में अगर वो सब छोड़ देगा तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा? अगले दिन सुबह उसकी माँ के बिस्तर के नीचे से एक पुराना बस टिकट गिरा। आरव ने उठाया। उसकी सांसें रुक गईं। वो टिकट उसी रूट का था, उसी डेट का, जिस दिन आरव पहली बार यक्षिणी से मिला था। पर यह टिकट उसकी माँ के पास कैसे आया? आरव ने माँ से पूछा। माँ, ये टिकट कहाँ से आया? माँ ने देखा। मुझे नहीं पता, शायद कहीं से उड़कर आ गया होगा। पर आरव जानता था, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक संदेश था, यक्षिणी का संदेश। मैं तुम्हारे परिवार तक पहुंच चुकी हूं। जब तक नुकसान दूसरे लोगों तक सीमित था, आरव खुद को झूठ बोल सकता था, लेकिन जिस दिन मौत ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया, उस दिन उसकी सारी महत्वाकांक्षा राख हो गई। अगले कुछ दिनों में आरव की माँ की तबीयत और ख़राब होती गई। डॉक्टरों ने हर तरह के टेस्ट्स किए, पर कोई मेडिकल रीज़न नहीं मिला। फिर भी माँ कमज़ोर होती जा रही थी। ये बहुत अजीब है, एक सीनियर डॉक्टर ने कहा। मरीज के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उनका शरीर तेजी से कमज़ोर हो रहा है, जैसे भीतर से जीवन निकल रहा हो। आरव को लगा जैसे उसके सीने में चाकू घुस गया हो, भीतर से जीवन निकल रहा हो। वो डॉक्टर के ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। उसे समझ आ गया था, यक्षिणी अब सिर्फ किस्मत नहीं चूस रही थी, अब वो जीवन ऊर्जा भी चूसने लगी थी। और निशाना आरव की माँ थी। आरव हॉस्पिटल से बाहर निकला। पार्किंग लॉट में खड़ा होकर उसने जोर से चिल्लाया, बाहर आओ, मुझसे बात करो, मेरी माँ को क्यों निशाना बना रही हो? लोग उसकी तरफ देखने लगे। शायद उन्हें लगा कि ये लड़का पागल हो गया है, पर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो चिल्लाता रहा, सुन रही हो तुम, बाहर आओ। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर से। रात को बस स्टैंड पर आओ, वहीं जहां सब शुरू हुआ था। आरव ने मैसेज देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसे जाना होगा, उसे इस सब को ख़त्म करना होगा। उस रात आरव उसी बस स्टैंड पर पहुंचा। वही जगह, वही बेंच, वही पीली रोशनी, सब कुछ वैसा ही था जैसा उस रात था। बारिश हो रही थी, हल्की हल्की। आरव भीग रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बेंच पर बैठ गया, वेटिंग करने लगा। आधी रात को
वो आई, यक्षिणी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे काले बाल, गहरी आंखें, बिल्कुल वैसी ही जैसी पहली रात थी। वो आरव के बगल में बैठ गई। इस बार उसकी मुस्कान नहीं थी, सिर्फ एक शांत चेहरा था। तुमने मुझे बुलाया, आरव ने कहा। अब बताओ, मेरी माँ को क्यों निशाना बना रही हो? यक्षिणी ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। मैं और लोगों को बर्बाद नहीं होते देख सकता, आरव ने कहा। लोग? यक्षिणी ने हंसकर कहा। तुम्हें लोगों की परवाह है या अपनी माँ की? आरव चुप रह गया। देखो आरव, यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। मैंने सिर्फ दूसरों की किस्मत तुम्हारे भीतर भरी थी। तो वापस ले लो, आरव ने कहा। सब वापस ले लो। मुझे नहीं चाहिए। यक्षिणी ने सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। किस्मत एक बार ट्रांसफ़र हो जाए तो वापस नहीं जा सकती। विक्रम मर चुका है, प्रिया अपाहिज हो चुकी है, समीर टूट चुका है, अर्जुन बर्बाद हो चुका है। ये सब अब ठीक नहीं हो सकता। तो फिर तुम क्या चाहती हो? आरव ने पूछा। यक्षिणी ने उसके चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। मैं चाहती हूं कि तुम समझ जाओ, उसने कहा। जो मिला है उसे स्वीकार करो, अपनी सफलता को एंजॉय करो और गिल्ट में मत जियो, क्योंकि जितना तुम गिल्ट महसूस करोगे उतना ही मजबूत मैं होती जाऊंगी। आरव को समझ आ गया। यक्षिणी का असली भोजन गिल्ट था और आरव जितना परेशान होता उतना ही वो ताकतवर होती थी। और अगर मैं तुम्हें ये भोजन देना बंद कर दूं? आरव ने पूछा। यक्षिणी ने हंसकर कहा, तो मैं तुम्हारी माँ की जीवन ऊर्जा लूंगी, तुम्हारे पिता की लूंगी, एक एक करके तुम्हारे सभी प्रियजनों की लूंगी, जब तक तुम फिर से गिल्ट महसूस नहीं करने लगते। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है? एक विकल्प है, यक्षिणी ने कहा। कौन सा? अगर तुम सब वापस करना चाहते हो, अगर तुम अपनी माँ और परिवार को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें आखिरी सौदा करना होगा। कौन सा सौदा? आरव ने पूछा। यक्षिणी ने उसके कान में फुसफुसाया। तुम्हें एक नया शिकार ढूंढना होगा, किसी ऐसे इंसान को जो तुम्हारी तरह निराश है, टूटा हुआ है। तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा और तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। आरव की सांसें रुक गईं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी और को इस नरक में नहीं धकेल सकता। तो फिर तुम्हारी माँ मर जाएगी, यक्षिणी ने ठंडी आवाज में कहा। और फिर तुम्हारे पिता, और फिर एक एक करके सब। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि उसका दिमाग फट जाएगा। सोच लो, यक्षिणी ने कहा। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। 3 दिन में तुम्हें फैसला लेना होगा। या तो अपनी माँ को बचाओ या किसी और को बलि चढ़ाओ। कहकर वो गायब हो गई। आरव वहीं बैठा रहा। बारिश तेज हो गई थी। वो पूरी तरह भीग चुका था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके सामने 2 रास्ते थे, दोनों ही भयानक, दोनों ही पाप। या तो वो अपनी माँ को मरने दे या किसी और को यक्षिणी के जाल में फंसाए। आरव ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, उसने कहा, मैंने क्या किया था? मैंने सिर्फ एक नौकरी चाही थी और तुमने मुझे ये सज़ा दी। पर आसमान से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और दूर कहीं से आती हुई यक्षिणी की हंसी। कुछ रास्ते चाहे जितना भागो, तुम्हें वहीं वापस ले आते हैं जहां से बर्बादी शुरू हुई थी। अगले 3 दिन आरव के लिए नरक से कम नहीं थे। हर पल वो सोचता रहा, क्या करे, क्या न करे। एक तरफ उसकी माँ थी जो हॉस्पिटल में लेटी हुई धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनके शरीर से जीवन ऊर्जा तेजी से निकल रही थी। दूसरी तरफ किसी और को इस जाल में फंसाने का विचार, किसी निर्दोष को यक्षिणी के हवाले करना। आरव ने डॉक्टर मल्होत्रा को फिर कॉल किया, सारी बात बताई। सर, मैं क्या करूं? आरव ने डेस्परेटली पूछा। मेरी माँ मर रही है और यक्षिणी कह रही है कि अगर मैं किसी और को उसके पास नहीं लाया तो माँ नहीं बचेगी। डॉक्टर मल्होत्रा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आरव,
ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। यक्षिणी तुम्हें तोड़ना चाहती है, तुम्हें पूरी तरह से अपने जाल में फंसाना चाहती है। अगर तुमने किसी और को बलि चढ़ा दिया तो तुम हमेशा के लिए उसके गुलाम बन जाओगे। तो मैं अपनी माँ को मरने दूं? आरव ने रोते हुए पूछा। नहीं, डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, तुम्हें एक और रास्ता ढूंढना होगा। कौन सा रास्ता? सेल्फ सैक्रिफाइस, डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा। तुम्हें खुद को बलि चढ़ाना होगा। आरव चुप रह गया। सुनो आरव, डॉक्टर मल्होत्रा ने समझाया, यक्षिणी को जो चाहिए वो है एक शिकार, एक ऐसा इंसान जो निराश है, टूटा हुआ है और डेस्परेटली कुछ चाहता है। तुम खुद उस स्थिति में वापस जा सकते हो। अपनी सारी चाहतें छोड़ दो, अपने सारे एम्बिशंस त्याग दो और खुद को यक्षिणी के सामने सरेंडर कर दो। लेकिन फिर तो मैं खत्म हो जाऊंगा, आरव ने कहा। शायद, डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, पर कम से कम तुम्हारी मां बच जाएगी और तुम किसी और को नरक में नहीं धकेलोगे। कॉल खत्म हो गई। आरव ने पूरी रात सोचा, सेल्फ सैक्रिफाइस, खुद को बलि चढ़ाना, ये शायद एकमात्र रास्ता था। तीसरे दिन की शाम आरव फिर उसी बस स्टैंड पर पहुंचा। बारिश हो रही थी, तेज बारिश, आसमान में बिजली चमक रही थी। वो बेंच पर बैठ गया। खाली बस स्टैंड, फ्लिकरिंग लाइट और दूर से आती हुई यक्षिणी की पायल की आवाज़। वो आई। इस बार वो पहले से ज़्यादा सुंदर लग रही थी और पहले से ज़्यादा भयानक भी। तुम आ गए, यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा। तो बताओ, तुमने क्या फैसला लिया? आरव ने उसकी आंखों में देखा। मैंने फैसला किया है। और वो क्या है? मैं खुद को बलि चढ़ाता हूँ, आरव ने कहा। मेरी माँ को बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो, बाकी जो भी करना है मेरे साथ करो। यक्षिणी ने उसकी तरफ देखा। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। सेल्फ सैक्रिफाइस? उसने कहा। इंटरेस्टिंग। हाँ, आरव ने कहा। मैं अपनी सारी चाहतें छोड़ता हूँ, अपनी सारी सफलता छोड़ता हूँ। बस मेरी माँ को बचा लो। यक्षिणी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम जानते हो सेल्फ सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? हाँ, आरव ने कहा, मैं जानता हूँ। तुम्हारी कोई चाहत नहीं रहेगी, कोई एम्बिशन नहीं, कोई सपना नहीं। तुम बस जियोगे एक खाली शेल की तरह। मुझे मंजूर है, आरव ने कहा। यक्षिणी ने उसके चेहरे को छुआ। तुम बहादुर हो आरव, पर साथ ही बहुत बेवकूफ़ भी। क्यों? आरव ने पूछा। क्योंकि सेल्फ सैक्रिफाइस काम नहीं करता, यक्षिणी ने हंसकर कहा। मैं तुम्हारी चाहत पर फीड करती हूँ। अगर तुम्हारी कोई चाहत नहीं रहेगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर तुम्हारी माँ, वो बचेगी नहीं। आरव की सांसें रुक गईं। नहीं, तुमने कहा था। मैंने कहा था कि तुम्हें एक नया शिकार लाना होगा, यक्षिणी ने कहा। सेल्फ सैक्रिफाइस शिकार नहीं है। शिकार वो होता है जो डेस्परेटली कुछ चाहता है। तुम अगर अपनी चाहतें छोड़ दोगे तो तुम मेरे लिए बेकार हो। आरव को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। तो फिर एक ही रास्ता है, आरव ने कांपती आवाज़ में कहा। मुझे किसी और को लाना होगा। यक्षिणी ने सिर हिलाया। हाँ, और वो भी आज रात। तुम्हारे पास समय ख़त्म हो रहा है। आरव ने चारों तरफ देखा। बस स्टैंड खाली था, कोई नहीं था। इतनी रात को, इतनी बारिश में कौन आएगा? तभी दूर से एक लड़की आती दिखाई दी, छाता लगाए हुए। वो बस स्टैंड की तरफ आ रही थी। यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, देखो, तुम्हारा शिकार आ गया। आरव ने उस लड़की की तरफ देखा। वो लगभग 25-26 साल की थी, थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में निराशा थी। वो बस स्टैंड में आई और बेंच पर बैठ गई, आरव से थोड़ी दूर। यक्षिणी ने आरव के कान में फुसफुसाया, जाओ, उससे बात करो, उसे होप दो, उसकी निराशा को छुओ और फिर मैं बाकी काम कर लूँगी। आरव के हाथ कांप रहे थे। वो उस लड़की की तरफ देख रहा था। क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? क्या वो किसी और को इस नरक में धकेल सकता है? तुम्हारी माँ के पास सिर्फ कुछ घंटे हैं, यक्षिणी ने कहा। फैसला करो। आरव धीरे धीरे उठा, उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा।
हर शाप का अंत मुक्ति में नहीं होता। कुछ शाप बस एक नए शिकार की तरफ बढ़ जाते हैं। आरव उस लड़की के पास पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ पसीने से तर थे। लड़की ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसने पूछा। आरव के मुंह से कुछ नहीं निकला। वो सिर्फ उसे देखता रहा। कुछ चाहिए? लड़की ने फिर पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। उसे करना होगा, अपनी मां को बचाना होगा। आप ठीक हैं? आरव ने पूछा। लड़की ने एक कड़वी मुस्कान दी। क्या फर्क पड़ता है? आरव ने नोटिस किया। ये लड़की सच में बहुत परेशान लग रही थी। उसकी आंखों में वही निराशा थी जो कभी आरव की आंखों में थी। मैं देख सकता हूं कि आप परेशान हैं, आरव ने कहा। लड़की ने उसकी तरफ देखा। आप कौन हैं? बस एक अजनबी, आरव ने कहा, जो आपकी तकलीफ समझ सकता है। लड़की चुप रही। आरव ने आगे बोला, मुझे पता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है जब कुछ काम नहीं करता, जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। आप सच में समझ सकते हैं? हाँ, आरव ने कहा, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी किस्मत बदल सकती है। तभी आरव को महसूस हुआ वो क्या कर रहा है। वो इस लड़की को यक्षिणी के जाल में फंसा रहा है। वो उसे वही नरक में धकेल रहा है जिसमें खुद फंसा हुआ है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। आरव रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। यक्षिणी वहीं खड़ी थी, अंधेरे में मुस्कुरा रही थी। आरव ने वापस लड़की की तरफ देखा। मुझे माफ कर दीजिए, उसने कहा। मैं गलती कर रहा था। क्या? लड़की ने हैरानी से पूछा। आप यहां से चली जाइए, आरव ने कहा। अभी, तुरंत, और इस बस स्टैंड पर दोबारा कभी मत आइएगा। लेकिन क्यों? लड़की ने पूछा। बस चली जाइए, आरव ने डेस्परेटली कहा। प्लीज। लड़की डर गई। उसे लगा कि यह लड़का पागल है। वो तुरंत उठी और वहां से भागने लगी। यक्षिणी ने आरव के पास आकर कहा, तुमने क्या किया? मैंने सही किया, आरव ने कहा। मैं किसी और को इस नरक में नहीं धकेलूंगा। यक्षिणी की मुस्कान गायब हो गई। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? हाँ, आरव ने कहा। मेरी मां मर जाएगी। यक्षिणी ने उसके चेहरे को छुआ। तुम बहुत बेवकूफ हो, आरव। शायद, आरव ने कहा, पर कम से कम मैं एक मर्डरर नहीं बनूंगा। यक्षिणी ने कुछ देर उसे देखा, फिर धीरे से हंसी। ठीक है, तुम जीत गए। क्या? आरव ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा, तुम जीत गए, यक्षिणी ने कहा। तुम्हारे अंदर जो गिल्ट था, जो निराशा थी, जो लालच था, वो सब खत्म हो गया है। अब तुम्हारे अंदर सिर्फ सैक्रिफाइस की भावना है, और सैक्रिफाइस मेरा भोजन नहीं है। आरव को समझ नहीं आया। यानी मैं तुम्हें छोड़ रही हूं, यक्षिणी ने कहा। तुम्हारी मां बच जाएगी, पर क्या? पर जो हो चुका है वो तो वापस नहीं आएगा, यक्षिणी ने कहा। विक्रम, प्रिया, समीर, अर्जुन, सब जो बर्बाद हुए वो ठीक नहीं होंगे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता है। और तुम्हारी सफलता? यक्षिणी ने पूछा। मैं सब छोड़ दूंगा, आरव ने कहा। नौकरी, पैसा, फ्लैट, सब कुछ। यक्षिणी ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम मुझसे आज़ाद हो, कहकर वो धीरे धीरे गायब होने लगी। पर जाने से पहले उसने आखिरी बार कहा, पर याद रखना आरव, मैं हमेशा यहीं हूँ, इस शहर में, किसी न किसी बस स्टैंड पर, किसी न किसी निराश इंसान का इंतज़ार करते हुए। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। आरव वहीं खड़ा रहा। बारिश अब भी हो रही थी, पर उसे हल्का महसूस हो रहा था, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। 3 महीने बाद आरव ने अपनी नौकरी छोड़ दी, फ्लैट छोड़ दिया, सारे पैसे चैरिटी में दान कर दिए। वो वापस अपने पुराने छोटे घर में आ गया, अपने माँ बाप के साथ। उसकी माँ बच गई थी। डॉक्टर्स को आज भी हैरानी होती है कि कैसे वो इतनी तेज़ी से ठीक हो गई। आरव ने एक छोटी सी जॉब ली, कम पैसे पर ईमानदारी की कमाई। लोग उससे पूछते, तुमने इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी?
वो बस मुस्कुरा देता। मुझे वो सूट नहीं कर रही थी, पर रात को जब वो सोता तो उसे अब भी वो सब लोग याद आते। विक्रम, प्रिया, समीर, अर्जुन, वो सब जो उसकी सफलता की कीमत बन गए थे, उनकी याद उसे हमेशा सताती रहेगी। ये उसकी सज़ा थी और वो इसे स्वीकार करता था। कुछ महीने बाद एक शाम आरव की एक फ्रेंड ने उसे कॉल किया। यार, बड़ी अजीब बात सुनी, फ्रेंड ने कहा। मेरी एक कॉलीग है, उसकी ज़िंदगी अचानक से बदल गई। महीनों से जॉबलेस थी, अचानक एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने लगीं। आरव ने सुना, उसका दिल धड़कने लगा। कब हुआ ये? आरव ने पूछा। पिछले हफ्ते, फ्रेंड ने कहा। उसने बताया कि एक रात वो बस स्टैंड पर थी और वहाँ एक बहुत खूबसूरत औरत मिली। उसने कहा कि अगले दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी, और सच में बदल गई। आरव की सांसें रुक गईं। कौन सा बस स्टैंड? उसने पूछा। फ्रेंड ने लोकेशन बताया। वही बस स्टैंड जहां सब शुरू हुआ था। आरव ने कॉल काट दी। उसके हाथ कांप रहे थे। यक्षिणी मरी नहीं थी, वो बस अगला शिकार ढूंढ चुकी थी।